कीप ज्वाइनिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस यूनिट नंबर 8, ओके, तो आज की यूनिट क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। यूनिट नंबर 8 पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया आज हम पढ़ेंगे। विच दीज आर द 5 टॉपिक्स विच आर पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया: स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, process of globalization, identity politics, social movement, civil society groups, regionalization of Indian politics, gender and politics in India, ideology and social basis of political parties, and electoral politics. Okay, these are the total topics that are given in your syllabus. Okay, आपके सिलेबस में ये टॉपिक जो है आपको यूनिट नंबर 8 के अंदर दिए है। ओके, अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है? हर यूनिट वाइज एक स्ट्रेटेजी है, मतलब विद इन यूनिट हर टॉपिक की एक स्ट्रेटेजी है कि स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को कैसे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को। सो फॉर ऑल द टॉपिक्स देयर आर डिफरेंट अप्रोच दैट वी हैव टू फॉलो, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी कीप टेलिंग कि किस पार्ट को कैसे कवर करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वी विल बी डिस्कसिंग कि किस टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, व्हाट शुड बी द राइट मेथड एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो मेथड भी और साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब एक साथ में हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो एवरीवन इज रेडी? अच्छा, पापा भी लाइक, अरे नहीं, चलिए। सो एवरीवन इज रेडी? कैन आई गेट अ थम्स अप? फाइन। सो कैन आई गेट अ थम्स अप फ्रॉम एवरीवन? आर यू गाइस रेडी फॉर दिस 5 hour long marathon of political process of India? ओके, तो बेसिकली आपका भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं पर जो आपका एक 5 घंटे का मैराथन आज ले रहे हैं, उसके लिए सब तैयार हैं? कैन आई गेट अ थम्स अप? एक बार फटाफट थम्स अप दे दीजिए एंड क्विकली शेयर। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास ऑन ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स एंड आई होप कि विद इन 10 or 15 minutes we are going to see a 400 number figure here. Okay, चलिए, आते जाइए, वेलकम सेशन। बहुत स्वागत है सभी का। चलिए, बहुत शानदार, सब लोग स्वागत है। चलिए, आप सभी का भी स्वागत है। आप सभी के लिए भी तालियां, और हमारे लिए, हमारी इस क्लास के लिए तालियां कि हम एक साथ मिलकर इतने प्यारे से, इतने प्यार से, इतनी शिद्दत के साथ सब लोग मेहनत करके पढ़ते हैं। 5-5 घंटे लगातार पढ़ पढ़ के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं एक पहले बड़े शानदार से क्वेश्चन के साथ में। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। एनजीओ के नाम लिखे: स्माइल फाउंडेशन, क्राई, गिव इंडिया फाउंडेशन एंड ऑक्सफैम फाउंडेशन। ओके, और फाउंडर के नाम लिखे: रिपन कपूर, शांतनु मिश्रा, वेंकट कृष्णा एंड निशा अग्रवाल। ओके, सो कुछ एनजीओ के नाम है, कुछ संस्थापकों के नाम है। एक बड़ा शानदार सवाल मैंने बनाया है, और इस सवाल को देखकर आप लोगों को एक गाना याद आएगा। एक क्या, अभी एक पिक्चर बनाई थी किसकी, आयुष्मान खुराना की। वो गाना आता है क्या, मेरा दिल धक धक करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ही आपको धक धक क्रिएट करेगा। जरा पढ़िए ध्यान से। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों से नहीं बनने वाला है क्वेश्चन, बट लेट्स ट्राई, देखते हैं कौन कर पाता है। सो इट्स अ चैलेंज क्वेश्चन। ओके, चलिए, देखिए, गलत गलत आंसर लगातार आते जा रहे हैं। सोच लीजिए, आराम से वक्त लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, वी हैव 5 hours। ओके, आराम से जरा देखता हूं कौन आंसर दे पाता है। एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया अभी तक, मुझे दिख रहा है, करिश्मा चौहान, और बहुत जल्दी आंसर दिया। उसके बाद सब गलत है, उसके बाद सब गलत है। उसके बाद किरण स्मिता सुमन, क्या बात है भाई, तालियां तालियां। जो इसके सही आंसर देगा उसके लिए तालियां हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में ऐसा ऐसा भूचाल बजाएगा कि ये क्या था, ये तो हमने नहीं पढ़ा। एंड अगेन दिस हैपेंस विद द एंटी एग्जामिनेशन आल्सो। समटाइम्स दे आल्सो गिव समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो हमने सोचा नहीं था, ठीक है, जिसके लिए हमने तैयार भी नहीं किया था, वैसा कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में चिपका देते हैं, और फिर दिल में धक धक होती है कि ये क्या हो गया भाई, ये तो हमने पढ़ के नहीं आया था। बिकॉज समथिंग विच वी डोंट फील लाइक ओके इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, हमने एग्जाम में सोचा नहीं था कि यार ये भी इंपॉर्टेंट होगा। सो कुछ एनजीओ के नाम है और उनके फाउंडर्स के नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द करेक्ट आंसर वुड बी डी। डी इसका सही उत्तर है। फाइन। स्माइल फाउंडेशन इज बेसिकली शांतनु मिश्रा इज द फाउंडर। क्राई, चाइल्ड राइट एंड यू, रिपन कपूर। ओके, ये तो मैंने पढ़ाया भी आपको, और ये दिस इज वन ऑफ द टॉप, ओके, फर्स्ट नंबर का एनजीओ राइट नाउ इन इंडिया। दिस इज द टॉप मोस्ट एनजीओ, मोस्ट ट्रस्टेड एनजीओ ऑफ इंडिया। क्राई जो है भारत का आज के वक्त में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एनजीओ है, सबसे बड़ा। देन गिव इंडिया फाउंडेशन विच इज बेसिकली काइंड ऑफ लाइक चंदा कलेक्शन वाला सिस्टम है इनका। सो दे आर बेसिकली कलेक्टिंग मनी एंड दे आर गिविंग टू द, सो दिस इज द एनजीओ ऑफ एनजीओ वी कैन से। ओके, सो बाकी सारे एनजीओ को फंडिंग करने का काम करता है। सो इसका वेंकट कृष्णा एंड ऑक्सफैम इंडिया निशा अग्रवाल। ओके, सो दिस इज द करेक्ट मैच। ओके, करेक्ट आंसर कितने लोगों ने दिया है? अर्चना, आर्या, चलिए, वेरी गुड। नजमुना, सॉरी, नजमुना खातून, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, वेरी गुड। जागृति, फाइन, उत्तम, ओके, ग्रेट। चलिए, काफी लोग तो सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, वंडरफुल, नाइस ट्राई। कोई बात नहीं, दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली मेड इन अ मैनर टू जस्ट लाइक लेट्स से टू पुश टू क्रिएट व्हाट वी कैन से क्यूरियोसिटी विद इन योर माइंड। ओके, कि थोड़ा सा जिज्ञासा जागे। तो ये क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए नहीं था, बस ये थोड़ा जिज्ञासा जगाने के लिए, जिससे आप इसको
जानने का प्रयास करें। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट एनजीओज ऑफ इंडिया, टॉप 10 एनजीओज इन इंडिया विद देयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एज वेल एज देयर फाउंडर नेम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा, दैट विल बी एनजीओज इन इंडिया। भारत में महत्वपूर्ण जो एनजीओज है उनके बारे में बात, उनका फाउंडर का नाम और उनकी स्पेशलिटी। सबसे पहले क्राई, दिस इज द फर्स्ट रैंक। ओके, दिस इज द फर्स्ट रैंक राइट नाउ। ओके, अगर भारत में 2023 में अगर हम बात करें टॉप एनजीओज में, तो क्राई सबसे पहले आता है, पहले नंबर पे। रिपन कपूर जी जो है इसके संस्थापक है। इसकी स्थापना कब हुई, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ, किस किस लेवल पे काम करता है, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन, चाइल्ड मैरिज, सो दीज आर द थिंग्स विच इट बेसिकली फोकस ऑन। ओके, तो बेसिकली आपके स्वास्थ्य व्यवस्था में, ठीक है, न्यूट्रिशन में, शिक्षा व्यवस्था में, बाल श्रम को रोकने के लिए या फिर बाल विवाह को रोकने के लिए ये काम करता है, ये उसकी स्पेशलिटीज है। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट नंबर पे अगर हम चलते हैं, सो स्माइल फाउंडेशन। ओके, शांतनु मिश्रा, फाइन। सो इसके फाउंडर कौन है, शांतनु मिश्रा जी, स्माइल फाउंडेशन के। इट वर्क फॉर द एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। ओके, सो डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए भी काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, जीविका, लोगों को जीविका मिल सके, स्पेशली अंडर प्रिविलेज पीपल। ओके, जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको जीविका मिल सके, हेल्थ केयर पे लिए काम करता है, शिक्षा के लिए काम करता है। ओके, दीज आर द एरियाज इन विच, सो अगेन एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन क्या आता है, they will give you a simple name. Okay, for example, they have already given a question regarding कि which among the following organizations working for the child welfare. Okay, so स्माइल फाउंडेशन का नाम वहां पे था। ठीक है, सो इस प्रकार से क्वेश्चन बेसिकली आ सकते हैं। सो सिंपल, यूजुअली नॉर्मल क्वेश्चन आता है, वो आता है कि एनजीओ एंड देयर स्पेशलिटी, कि किस लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट्स करके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। नेक्स्ट इज गिव इंडिया फाउंडेशन। ओके, वेंकट कृष्णा इज द फाउंडर ऑफ दिस गिव इंडिया फाउंडेशन एंड दिस इज बेसिकली एन ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म। ये क्या है, एक ऑनलाइन डोनेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी, भारत का कोई भी इंसान, कोई भी एजेंसी जो है वहां फंडिंग दे सकती है, और फिर ये जो फंडिंग है वो अलग अलग एनजीओ को एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, क्रेडिबल मैनर में ट्रांसफर की जाती है। ओके, तो ये पैसे इकट्ठे करते हैं। ओके, सो इट मींस कि लाइक एक चंदा कलेक्शन वाली कमेटी है ऑनलाइन जो काम करती है, और जो उसके बाद जो जितने भी एनजीओ है भारत के जो इंपॉर्टेंट है, उनको रेलिवेंट लगते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हाँ जी, ये बहुत आता है कि कौन सा एनजीओ किस में क्षेत्र में काम कर रहा है। चलिए, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, फोकस ऑन द क्लास एवरीवन। ओके, प्लीज कमेंट बॉक्स में ज्यादा यहाँ वहां चटर पटर मत कीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, तो प्लीज फोकस ऑन द क्लासरूम, ज्यादा कमेंट बॉक्स में हलचल मत मचाइए, जहां लगे कुछ पूछना है डेफिनेटली यू कैन पुट अ क्वेश्चन। ओके, चलिए फाइन। इसके बाद एक और आता है, ठीक है, ये होगा। अच्छा, उसके बाद गूंज भी है, अनुषा गुप्ता, अगेन एजुकेशन, हेल्थ केयर, अगेन गूंज इज ऑल्सो वेरी फेमस। ओके, आई गेस, हाँ, गूंज इज हैव ऑल्सो गॉट, ओके, गूंज के बारे में एक बात बताता हूँ। गूंज इज द ओनली एनजीओ विच हैज गॉट द मैक्सेसे अवार्ड। भाई, गूंज को मैक्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, मैक्सेसे अवार्ड को आप लोग जानते होंगे ना, जेपी नारायण जी को मैक्सेसे अवार्ड मिला है, आपके रवीश कुमार जी को मैक्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, फॉर द पब्लिक सर्विसेज एज वेल एज मैक्सेसे अवार्ड बहुत लोगों को दिया गया, स्पेशली इट वाज बेसिकली गिवन बाय द फिलीपींस गवर्नमेंट। सो गूंज इज द एनजीओ व्हिच हैज गॉट द मैक्सेसे अवार्ड। ओके, फाइन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और गूंज ने काफी डिजास्टर रिलीफ वगैरह में, सैनिटेशन में, एनवायरमेंट में अच्छा काम किया है। सो गूंज का नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस एनजीओ है। देन केयर इंडिया, लिंकन क्लार्क, ओवरऑल गोल इज द एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ओके, जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, उन महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करता है। ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कोई बार बार कॉल कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सॉरी गाइस, फाइन। सो हाँ, लेट्स कंटिन्यू। सो ये हो गए 5 इंपॉर्टेंट एनजीओ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन विल बी, अच्छा ओके, आवाज तो मेरी आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, हेलो, हाँ, नन्ही कली, दिस इज बेसिकली फाउंडेड बाय आनंद महिंद्रा। ओके, आनंद महिंद्रा, महिंद्रा फाउंडेशन का बेसिकली ये एनजीओ है। सो नन्ही
Kali was also a foundation which is working for the girl child, especially okay, underprivileged girl, okay, education of the underprivileged girl, जो बेसिकली वंचित वर्ग की जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशली काम कर रहा है। नन्ही कली, नाम ही बहुत क्लियर है, ठीक है, नन्ही कली, यस, एशियन नोबल, फाइन। सो नन्ही कली जो है, इट्स अ एनजीओ ऑफ महिंद्रा कंपनी, वी कैन सिंपल से, आनंद महिंद्रा ने इसको स्टैब्लिश किया है। देन हेल्पेज इंडिया, basically Mr. Jackson as well as Simon Daniel, and again Helpage India को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, we have discussed about this thing also, it is basically working for the aged people, okay, fine, so aged people के लिए, elderly people के लिए it is working and for their care and their facilities and everything, okay, their उनको better standard of living मिल सके, बेहतर सहायता के लिए आपका Helpage India काम कर रहा है। Then प्रथम is also famous for गिविंग एजुकेशन टू द अंडर प्रिविलेज एज वेल एज स्लम, स्पेशली मुंबई में जो स्लम में शिक्षा देने की बात है, ठीक है, सो सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले। प्रथम का उद्देश्य क्या है कि हर बच्चा स्कूल में एजुकेशन पा सके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रथम, ओके, सो प्रथम इज वर्किंग फॉर एजुकेशन फॉर एवरीवन, ओके, एजुकेशन फॉर एवरीवन इन द स्कूल, इसकी कोशिश प्रथम प्रयास करा और बेसिकली मुंबई के स्लम में शिक्षा प्रदान करने के लिए, स्पेशली अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, वहां पे उनको शिक्षा देने की प्रयास किया गया, ठीक है। नहीं, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी एग्जाम में, नहीं ईयर नहीं आएगा, बस ये बहुत है, ठीक है, मतलब ऐसे आने को तो फिर बहुत सारी चीजें, बट नहीं, नेक्स्ट मेरे हिसाब से फाउंडर के नाम भी नहीं आएंगे, ठीक है, फाउंडर के नाम भी नहीं आ सकते, बट फाउंडर का नाम मतलब 0.5% चांसेस है, ईयर तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, बट हाँ 0.5% चांसेस है कि हाँ फाउंडर का नाम पूछने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन विल बी सेव द चिल्ड्रन इंडिया, ओके, इसके फाउंडर नहीं है, दीपक कपूर राइट नाउ इज द सीईओ, ओके, सेव द चिल्ड्रन इंडिया, फाइन, दिस इज नॉट बेसिकली अ फाउंडर, सो दीपक कपूर के फाउंडर नहीं है, सीईओ है, अगेन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, दे वर्क इन एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, पॉवर्टी, नाम ही क्लियर है, चिल्ड्रन इंडिया, तो बच्चों के लिए काम कर रहा है। एंड ऑक्सफैम इंडिया, ओके, ऑक्सफैम इंडिया को आप लोग जानते हैं, निशा अग्रवाल, ओके, एंड टू एंश्योर द आदिवासी, स्पेशली इट इज वर्किंग फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी राइट्स इन द इंडिया, ओके, भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से काम कर रहा है, भले दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम है, विमेन है, मतलब जो भी सेक्शन जो है मार्जिनलाइज्ड है, जिनको माइनॉरिटी में जिनको शोषण किया जा रहा है, उन वर्ग के को उनकी आवाज देने के लिए, ओके, हैव सेफ वायलेंस फ्री लाइफ, ओके, उनको एक सुरक्षित और हिंसा मुक्त जिंदगी मिल सके, इसके लिए लगातार ये काम कर रहा है ऑक्सफैम इंडिया, ओके, ऑक्सफैम इंडिया काफी फेमस है। चलिए, गॉट इट, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टॉप 10 एनजीओ इज क्लियर, कैन आई गेट अ थम्स अप, समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन? सो दीज आर द टॉप 10 एनजीओ ऑफ इंडिया जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इसी से रिलेटेड है, ओके, ऑफ ऑक्सफैम बेसिकली चांदनी, इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी इसका इंडिया भी हिस्सा है, मतलब बेसिकली इंडिया में भी इसका सेपरेट एनजीओ, ठीक है, जैसे ग्रीन पीस इंडिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया है, तो मतलब जैसे वो इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल एनजीओ, बट अलॉन्ग विद दैट इट हैज अ इंडियन ब्रांच आल्सो, ओके, तो इंडियन ब्रांच में निशा अग्रवाल जो है उसको लीड कर रही है, ठीक है। यस यस, डेफिनेटली, वंडरफुल, सबको क्लियर है, बहुत शानदार। चलिए तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सो नाउ राइट नाउ वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट एनजीओ, अब इसके आगे बढ़ेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच सिविल सोसाइटी ग्रुप इज वर्किंग फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कौन सा नागरिक समाज समूह भारतीय राजनीति के अपराधीकरण के लिए कार्य कर रहा है, अपराधीकरण को रोकने के लिए, सॉरी अपराधीकरण डीक्रिमिनलाइजेशन, ओके, अनापराधीकरण बोलना चाहिए, अपराधीकरण को रोकने के लिए, यहाँ पे गलती से लिखा अपराधीकरण नहीं, को रोकने के लिए, ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन है, रोकने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अरे क्या करोगे सिटी सिटी जान जान के फिर इतना, वंडरफुल वंडरफुल, क्या कहती है जनता, मैक्सिमम जनता गलत आंसर दे रही है यहाँ पे, पूजा जी अभी तक आपको यही बेसिक समझ में नहीं आया कि एनजीओ और सिविल सोसाइटी में अंतर क्या होता है, आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लग रहा है देखा ही नहीं है मैराथन। चलिए, सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, यस, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स,
ओके, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ओके, एडीआर जिसको बोलते हैं, विच इज बेसिकली फाइटिंग फॉर डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ओके, भारतीय राजनीति के को सफाईकरण को रोकने, बेसिकली जो अपराधीकरण है उसको रोकने के लिए एडीआर काम कर रहा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, लोकतांत्रिक सुधार करने का काम है उसका। एडीआर इज अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ एक बहुत अच्छा सवाल मेरे सामने आया, यहां पे किसी ने पूछा, सी इज नॉट गलत सर, नहीं, वर्किंग फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन लिखा है ना, क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़िए। एडीआर होगा ना, सीज, दिस इज द आंसर, क्या कंफ्यूजन है इसमें? फाइन, इसमें क्या कंफ्यूजन है? सही तो है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है, गॉट इट, हाँ जी। चलिए, अब एक सवाल है यहां पे पूछा गया कि सिविल सोसाइटी, फाइन, सिविल सोसाइटी और एनजीओ में अंतर क्या है? तो भाई ये अगर समस्या है तो मतलब समझ लीजिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको नहीं आता, ठीक है। सिविल सोसाइटी एक ऐसा नाम है जो बहुत बड़ा वर्ड है, इट्स ए अम्ब्रेला टर्म, उसके अंदर बहुत कुछ आएगा, जैसे सिविल सोसाइटी इज अ वर्ड इन विच इंक्लूड एनजीओ, विच इंक्लूड इंटरेस्ट ग्रुप, या फिर प्रेशर ग्रुप, फाइन, इसी के अंदर आपका थिंक टैंक भी आ जाएगा, ठीक है, इसी के अंदर चैरिटी भी आ जाएगा, इसी के अंदर लंगर बांटना भी आ जाएगा, सब कुछ, ओके। तो वो ले लंगर बांट रहे हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, दैट ऑल बिकॉज समथिंग विच इज नॉट डन बाय द गवर्नमेंट, सिंपल, ओके। सिविल सोसाइटी मतलब जो कि बिजनेस नहीं कर रहा कोई, ठीक है, सीधी बात है, जो काम कोई इंडस्ट्री नहीं करी, ठीक है, मतलब यहाँ पे बिजनेस का नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है या फिर गवर्नमेंट का नहीं है, वो सिविल सोसाइटी है, ठीक है। जो चीज सरकार के अंदर नहीं आती, सरकार के अधिकार क्षेत्र, और जो कि बिजनेस में नहीं आती, वो सिविल सोसाइटी है, ठीक है। सो सिविल सोसाइटी कहीं भी आ सकती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि सिविल सोसाइटी, ठीक है, फाइन। सो बिजनेस नहीं है जो गवर्नमेंट नहीं है, वो सिविल सोसाइटी हो गया, उसके अंदर बहुत कुछ आएगा। तो एनजीओ इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सिविल सोसाइटी, ओके, गॉट इट, थोड़ा समझदारी से दिमाग लगाइए, सिविल सोसाइटी के अंदर सब कुछ ये सब आता है, हित समूह, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, तो एनजीओ इज अ टाइप ऑफ सिविल सोसाइटी, ओके, एनजीओ के अंदर आते हैं, यस एग्जैक्टली, ठीक है। एनजीओ से कैसे क्वेश्चन आते हैं सर? रीना जी, आप क्लास में टाइम से क्यों नहीं आते, पहले ये बताइए मुझे। अभी क्वेश्चन भी करवा दिया, बता भी दिया, अब आप पूछ रहे हैं, आपका कुछ दिक्कत है रीना जी क्या? कुछ प्रॉब्लम है कि सुनाई नहीं देता, आपको आवाज नहीं आती? मुझे लग रहा है माइक में इशू है आपके वहां पे, क्योंकि ये बात अभी मैंने पहले ही बताई कि एनजीओ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, सवाल सीधे आते हैं कि इनमें से कौन सा एनजीओ महिला सशक्तिकरण के लिए काम करा, इनमें से कौन सा एनजीओ इसके लिए काम करा, उसके लिए काम करा, ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सिंपली कमिंग अबाउट द एनजीओज, ओके। तो एनजीओ सवाल सीधा आता है, वन लाइनर, ओके, कि विच अमंग द ऑल एनजीओ इज वर्किंग फॉर द चाइल्ड राइट्स, ओके, कौन सा एनजीओ जो है बाल विवाह को रोकने के लिए काम कर रहा है, इस प्रकार के सीधे सीधे क्वेश्चन, ओके। कौन सा एनजीओ जो है स्लम्स के स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने का काम कर रहा है, तो इस प्रकार के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो क्यों टाइम से नहीं आते ना, फिर इसीलिए तो डांट खाते हैं, पहले तो टाइम से नहीं आते, मुझे समझ था जब 5 बजे लिखा है तो 5 बजे क्यों नहीं आते क्लास में, ठीक है, बाकी सब बच्चे पागल बैठे हैं यहाँ पे, पता नहीं, सुधरने नहीं, हमेशा की आदत है लेट आना, उसके बाद बिना मतलब की सर की डांट सुनना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, छोड़िए, लीव इट। नाउ जो लेट से आएगा उसको जवाब नहीं दिया जाएगा आपसे, ठीक है, फाइन। चलिए, इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, अब जरा हम बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एमकेएसएस, मजदूर किसान शक्ति संगठन, एमकेएसएस को आप लोग अच्छे जानते हैं, इट इज फेमस फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन, भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना के अधिकार का मूवमेंट जो है एमकेएसएस ने स्टार्ट किया था, और लीडर जो है अरुणा रॉय, निखिल डे जो है इसके लीडर थे, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए, बेसिकली एमकेएसएस को आप लोग अच्छे जानते हैं, मजदूर किसान बेसिकली शक्ति संगठन, जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, ओके। और इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो जन सुनवाई की व्यवस्था है, ओके, आई गेस आपको पता चल गया होगा, पिछली बार मैंने एक ये चीज बताई है क्लास में, तो जन सुनवाई जो है, जन सुनवाई जो है सबसे पहले एमकेएसएस ने ही स्टार्ट की थी। चलिए, कोई मुझे बता सकता है कि जन सुनवाई एमकेएसएस ने किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार, ओके। तो जन सुनवाई एमकेएसएस ने किस साल स्टार्ट की है, वो कोई मुझे बता सकता है तो बताऊं मैं, देखिए देखते हैं, मैं क्योंकि मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं वो चीज। हाँ जी, बताइए। कोई बोल रहा 2006, कोई बोल रहा 2003, कोई बोल रहा 1994, चलिए सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं।
अरे यार आप लोग सही आंसर दे नहीं पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, ओके चलिए मैं बता देता हूँ। सो इट वाज बेसिकली बीन स्टार्टेड बाय द दिस व्हाट वी कैन कॉल एमकेएसएस। ओके, एमकेएसएस ने स्टार्ट किया था 1994 में सबसे पहले, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो एमकेएसएस ने 1994 में जन सुनवाई स्टार्ट की थी। 90 करेक्ट ईयर क्या है? एमकेएसएस ने कब स्टार्ट की थी? 1994 में। ओके, और 4 जन सुनवाई हुई है जिसको बहुत फेमसली जानते हैं, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। पहला हुआ था कहां पे? फर्स्ट जन सुनवाई कहां हुई है? फर्स्ट जन सुनवाई एक बार फटाफट लिखते जाइए सब लोग, एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन। चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं, जिससे जिसको भी नहीं पता है। एमकेएसएस ने क्या किया? जन सुनवाई, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने अप्लाई यूज किया, ठीक है। बाद में सरकार भी अब जन सुनवाई करने लगी है, जहां पे जो लोगों की प्रॉब्लम्स है वो वहां पे गवर्नमेंट आके, ओके, सो सरकार लोगों के पास पहुंचती है और उनकी समस्याएं खत्म करती है, ठीक है। तो ये जन सुनवाई की जो कार्यवाही है अब सरकार भी बहुत करती है, यूपी गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, डिफरेंट गवर्नमेंट, बट इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड बाय एमकेएसएस। ओके, मजदूर किसान संघर्ष समिति ने स्टार्ट किया था। और पहली जन सुनवाई कब हुई थी? फर्स्ट जन सुनवाई हुई थी कहां पे? आपके कोट किराना में, ठीक है, जो कि राजस्थान में ही है। कोट किराना, ओके, कोट किराना में हुई थी पहली जन सुनवाई। उसके बाद सेकंड कहां हुई थी? सेकंड आपकी हुई थी भीम भीम में, ठीक है। सेकंड प्लेस, सेकंड जन सुनवाई भीम। देन उसके बाद विजयपुर। ओके, थर्ड जन सुनवाई हुई है आपकी विजयपुर। यही सवाल एग्जाम में आया था, विजयपुर। और उसके बाद फोर्थ जो जन सुनवाई आपकी कहां हुई है? वो हुई है जवाजा में, ठीक है, जवाजा में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, वंडरफुल। महाराष्ट्र में नहीं, ये सब कहां है आपके? यस, बीजापुर जवाजा, वेरी गुड। ओके, विजयपुर एंड दिस इज द, ओके, सो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एमकेएसएस इज फेमस, और इस बार इतना बड़ा खतरनाक क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया गया था एग्जाम में कि मैच कीजिए फर्स्ट जन सुनवाई, सेकंड जन सुनवाई, थर्ड जन सुनवाई, फोर्थ जन सुनवाई, और ये नाम दे देगा। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। तो जन सुनवाई का जो विचार है वो यहीं से स्टार्ट होता है, और उसके बाद में सरकार ने भी उसको अप्लाई किया, और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इन्हीं का मूवमेंट था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बचपन बचाओ आंदोलन, विच इज वेरी फेमस, आप लोग अच्छे जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी, जो लोग बेसिकली कैलाश सत्यार्थी को आपको पता है कि नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल पीस प्राइज, एंड चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो जो बाल तस्करी होती है, फिर बाल श्रम जो है उसको रोकने के लिए कैलाश सत्यार्थी जी काम कर रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर है। एंड उसके बाद नास फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द होमोसेक्सुअल राइट्स। ओके, नास फाउंडेशन स्पेशली किसके लिए काम कर रही है? होमोसेक्सुअल राइट्स इन इंडिया, भारत में समलैंगिक अधिक जो लोग हैं उनको अधिकार मिल सके, समलैंगिकता के अधिकार मिल सके, उसके लिए काम किया। फोर क्या है? जवाजा, जे JAWAJ, ठीक है, जवाजा, फाइन। लिखा तो इतने सारे बच्चों ने भी लिख दिया है। जोगेश्वरी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? लोगों ने लिख दिया, संयोगिता ने देखिए पूरा आंसर लिख दिया है, भीम, बीजापुर, जवाजा सब लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, ब्यावर में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही बात है, स्टार्ट वहीं से हुआ था, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभय, स्टार्ट वहां से ब्यावर से हुआ था। उसके बाद बाकी पहला जो जन सुनवाई हम उसके बारे में बात करें, पहली जन सुनवाई जो है वो आपकी कोर्ट किराना में हुई थी, ठीक है। चलिए ओके, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नास फाउंडेशन एलजीबीटी राइट्स के लिए काम कर रहा है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ओके फाइन। तो समलैंगिक जो संबंध है, और लोग जो समलैंगिक संबंध में इंटरेस्ट रखते हैं उनको अधिकार मिलने चाहिए, उनका अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है, तो उसके लिए नास फाउंडेशन काम कर रहा है। इसमें नवजोत सिंह जोहर वर्सेस भारत संघ केस हुआ था। ओके, नवजोत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, जिसमें धारा 377, ठीक है, 377, इसको बेसिकली अनुमति मिल गई थी, और उसमें बेसिकली इसको हटा के समलैंगिकता को भारत में अनुमति दे दी गई थी कोर्ट के द्वारा। ओके, उसके बाद आता है विशाखा। तो विशाखा इज फेमस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए विशाखा काम कर रहा है। एंड प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, फाइन। सो विशाखा इज सिविल सोसाइटी जो कि महिला सशक्तिकरण की काम कर रही है, और महिलाओं के साथ जो वर्क प्लेस पे, मतलब काम की जगह पे जहां पे वो काम करने आती है, वहां पे भी जो भी यौन शोषण होता है, उस यौन शोषण के खिलाफ काम करे। उसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, सो इट इज वर्किंग फॉर
डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, भारतीय राजनीति के अपराधीकरण, भारतीय राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस अदर केस ये हुआ था, एक फेमस केस है। चलिए, सो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, फाइन, चलिए, वेरी गुड, नाइस। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ओके, PUCL, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी एंड पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस वर एक्चुअली बीन इनिशियली क्रिएटेड बाय JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। ओके, जयप्रकाश नारायण ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, PUCL एंड DR। नाम क्या था? PUCL एंड DR, पहले नाम ये था, ठीक है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, इट्स वाज अ कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जयप्रकाश नारायण। ओके, बट later on it was divided into two part। okay, so 70 basically 80 to 81 82 के आसपास ये स्प्लिट हो गया दो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन में। so PUCL, now we know them as a separate organization, people union for civil liberty and people union for democratic rights। okay, so there can be a question in the examination कि PUCL या फिर PUDR किस नेता से संबंधित है। तो ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कि PUCL या फिर PUDR जो है, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये किस भारतीय राजनेता से संबंधित है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। JP नारायण से संबंधित है। JP नारायण ने की स्थापना की थी, बाद में इट वाज स्प्लिटेड इनटू टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पहले एक थे ये, फिर बाद में डिवाइड होके दो अलग अलग हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग PUCL, लाइक नोटा as well as push for VVPAT, okay, मतलब voter verification paper audit trail। okay, so these are the electoral reforms, okay, especially democratic and electoral reforms in India were pushed by the people union for civil liberties। okay, तो इसने स्पेशली फोकस किस पे किया है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए मतलब आपके चुनावी सुधारों में इनका बेसिकली योगदान है, और साथ साथ जो लिबर्टी सिविल लिबर्टीज, ओके, स्पेशली जो आपका ये जो केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी जो आर्टिकल सेक्शन नंबर 66A है IT एक्ट का, उसको चैलेंज करने के काम में भी PUCL का बहुत बड़ा रोल है, सिविल लिबर्टीज के लिए उन्होंने काम किया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, 1976 में JP नारायण ने, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, क्या बात है, बहुत शानदार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लोक प्रहरी। ओके, लोक प्रहरी जो है, अगेन इट इज वर्किंग फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एज वेल एज पॉलिटिकल व्हाट वी कैन से पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल। ओके, भारत के लोगों में राजनीतिक अवेयरनेस आए, जागरूकता आए, राजनीति के बारे में समझे, अपने नेताओं को जाने, और इसीलिए दे हैव फॉट अ केस, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड एमपीज एंड MLA। ओके, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था भारत के लोगों के लिए, ठीक है। पहली बार भारत में ऐसा हुआ था, बिकॉज पहले क्या होता था, नेता जेल चले जाता था, मतलब मुलजिम है, उसने एक सजा गलत काम किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, बट जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ रहा है, जेल में बैठे बैठे शासन चलता था, ठीक है। तो सीधी बात है, क्रिमिनल जो है शासन करते थे। बट उसके बाद कम से कम ये हो गया कि जिसके नाम पे फाइनल डिसीजन आ गया, ठीक है, जब तक फाइनल डिसीजन है तब तक आप अपराधी नहीं। सीधी बात है, इंडियन लॉ क्या कहता है कि अंटिल अनलेस देयर इज अ यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी यू आर अ इनोसेंट। ओके, जब तक कोर्ट सजा ना सुना दे तब तक आप, जब तक आपको कन्विक्ट ना कर दिया जाए, तो जब तक कन्विक्ट नहीं है तब तक तो आप लड़ सकते हैं। बट जैसे ही कन्विक्शन हुआ, जैसे आपके एग्जाम्पल है आपके प्यारे लालू प्रसाद यादव जी, तो जैसे ही लालू प्रसाद यादव को सरकार कोर्ट ने बोल दिया कि अब आपको जेल जाना पड़ेगा, मतलब यू आर कन्विक्टेड, फाइनलाइज हो चुका, सो जब सजा घोषित कर दी गई उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। सो लोक प्रहरी और ऐसे ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में मिलकर इस पर जोर दिया कि जो भी आपराधिक मामलों में फंसे हुए विधायक है, जिनका जिनका आपराधिक मामला फाइनल हो गया, कन्विक्ट है, जो जेल में पहुंच चुके हैं, वो उनको नहीं, ठीक है। सजा अभी चल रही है और डिसीजन नहीं आया तो फिर भी लड़ सकते हैं, बट हाँ, जब एक बार कन्विक्शन हो गया, वंस इट इज डिक्लेयर्ड यस यू आर कन्विक्टेड, ठीक है, तो अंतर है। एक्यूजिशन, बिकॉज बहुत बार एक्यूजिशन में भी जेल चले जाते हैं, तो ये चीज इसलिए आपको याद रखनी है, मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जो नियम है उसके बारे में पढ़िए। तो उसमें 3-4 नियम लिखे रहेंगे, उसमें लिखा रहेगा कि भारत में अगर कोई एक्यूज हो जाता है, ठीक है, उसमें लिखा है कि कोई अगर जेल गया किसी एक्यूजिशन में, तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, वो गलत है, नहीं लड़ सकता है। ओके, इफ ही इज एक्यूज्ड, मान लीजिए मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया, मैं जेल चला गया, मैं चुनाव तो लड़ सकता ना, बट हाँ, केस में अगर मेरे खिलाफ सबूत मिल गया और मुझे सजा मिल गई, मेरे नाम पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो भी है, किसी ने भी सजा सुना दी कि हाँ आप कन्विक्टेड है, किसी भी कोर्ट ने अगर न्यायालय ने सजा सुना दी, देन आई एम नॉट अलाउड अनटिल अनलेस अगर हायर कोर्ट मुझे उसकी परमिशन दे दे, कि हायर कोर्ट बोलते नहीं आप नहीं, ठीक है। तो मैं हाई कोर्ट में अपील कर सकता हूं, बट अगर मेरे छोटे छोटे कोर्ट ने भी मेरे खिलाफ अगर सजा सुना दी तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। ओके, दैट इज द पॉइंट। ओके,
हाँ, जब तक, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में ना अक्सर ऐसी छोटी मोटी गलतियां करके हम लोग आ जाते हैं और फिर बड़ा दुख होता है कि यार ये छोटी सी बात थी। ठीक है, तो कन्विक्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड में अंतर होता है। ठीक है, फाइन। आरोपी और जो बेसिकली कन्विक्टेड, जिसको कर दिया गया। स्टक है सर, कैसी बात कर रहे हैं, स्टक हो गया क्या? हेलो, यहां से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हेलो, क्या प्रेम? प्रेम? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? आया कि नहीं आया? हेलो, हेलो। अच्छा, मैं ऑडिबल हूँ, वीडियो स्टक है, अच्छा ऐसा कुछ है क्या? ओके ओके, वीडियो फ्रेम स्टक दिख रहा है मुझे, हाँ ओके ओके फाइन। मेरी आवाज आ रही ना? वॉइस ठीक है, आवाज आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आई और गॉट इट, ओके, देयर मस्ट बी अ वीडियो एरर ऑन दिस साइड, सो आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग इट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम रिफ्रेशिंग द चैनल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, ओके, सो वॉइस इज ऑडिबल बट वीडियो इज गॉन। ओके, ये कौन सा चमत्कार है भाई? ओके, देयर वी हैव टू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, वीडियो भी स्टक नहीं है बट एटलीस्ट हाँ मेरा वो दिख रहा है आपको ना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरा देखा जाए, समझा जाए क्या? यार, कैमरा तो लगा हुआ है। लैपटॉप, क्या क्या समस्या है? वी आर रेडी टू गो गाइस, ओके। चलिए जी, हो गया सही। अचानक से चमत्कार हो गया था ये तो। खामोश दिख रहे हैं। अच्छा, नजर उतारना बाकी है अभी क्लास की, हाँ भाई। सब नींबू मिर्ची से नजर डाल लो। चलिए, ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, रिफ्रेश करिए, दोज हु आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज रिफ्रेश एंड लेट्स कंटिन्यू, ओके। ओके जी, तो हम पढ़ रहे थे अ, लोक प्रहरी के बारे में, तो फाइन, तो लोक प्रहरी तक हमारा कंप्लीट हो गया था, फाइन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, फाइन। चलिए, सो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? चलिए, ओके ओके, कोई नजर नहीं लगा रहा यार, ऐसा नहीं है। चलिए, सो
अच्छा जी, ओके, वंडरफुल वंडरफुल, नाइस नाइस नाइस। ओके, सो अब हाँ आगे चल रहे हैं एंड आगे बढ़ते हुए बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हमारा ये सिविल सोसाइटी वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, वी हैव सीन नाउ। हाँ जी, चलिए। सो जो इंपॉर्टेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव सीन, एंड नाउ देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेट एंड स्पेशली द प्लानिंग इन इंडिया। ओके, भारत में नियोजन पे जो सवाल आते हैं उसके से संबंधित एक सवाल है, क्वेश्चन है आप सभी के सामने। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। प्लान्स एज वेल एज लीडर। ओके, बॉम्बे प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान एंड पीपल प्लान। ओके, तो प्लान्स के नाम लिखे हैं एंड लीडर्स के नाम लिखे, जरा फटाफट उनको मैच करने की कोशिश कीजिए। चलिए, कम ऑन गाइस। चलो भाई, पढ़ लो, क्वेश्चन पे ध्यान दो यार। यहाँ आप लोग जरा 2 मिनट का टाइम क्या दिया, बकवास शुरू हो जाती है चैट पे, ठीक है। बकवास करने में सब एक्सपर्ट है बिल्कुल। सबके सब मेरे स्टूडेंट है, जहां मौका मिला वहां चटर पटर शुरू। चलिए, बॉम्बे प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान। अरे यार, यहाँ पे आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है डी। चलिए फाइन, सो चलिए मैच कर लेते हैं एक बार। बॉम्बे प्लान ऑब्वियसली से मैच कौन होगा? आपका पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास। ओके, देन सर्वोदय प्लान ऑब्वियसली जयप्रकाश नारायण। फाइन, सो ए का 4, डी बी का 1। ओके, एंड देन गांधीयन प्लान ऑब्वियसली श्री राम, सॉरी श्री नारायण अग्रवाल, एंड देन पीपल्स प्लान एम एन रॉय। ओके, सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। सही उत्तर जो है ए होगा, ठीक है। काफी लोगों ने गलत आंसर दिया। चलिए, याद रख लीजिए। सो इस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन। ओके, अलग अलग प्लान्स आए, दीज ऑल आर द प्लान्स बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया। भारत में नियोजन क्या जो योजना बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो बनती है, ठीक है, नियोजन आयोग बना, उससे पहले जो है ये कुछ प्लान्स आ चुके थे भारत में, तो उनके लीडर संबंधित है, और इस प्रकार के क्वेश्चन सारे एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट जो आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहले, द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इज एम विश्वेश्वरैया। ओके, भारत में नियोजन के जनक, ओके, आर्थिक नियोजन के, भारत में आर्थिक नियोजन के जनक हम एम विश्वेश्वरैया जी को जानते हैं, बिकॉज उन्होंने 1934 में क्या बनाया? ही गेव 10 ईयर प्लान। ओके, एंड ही रोट अ बुक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। ओके, सो दिस यू कैन गेट अ क्वेश्चन आल्सो लाइक दिस, कि प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया ये किसकी किताब थी, ठीक है। तो पहली बात तो ये सवाल आ सकता है। चलिए फाइन, सो हाँ जी, सो यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया बेसिकली ये किताब है जो कि एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई है, और इनको हम नियोजन का जनक मानते हैं। और इन्होंने सबसे पहली बार एक प्लान बनाया था फॉर 10 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। सो इनका नाम याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिकल प्लानिंग। ओके, अगर कोई पूछे कि इंडियन इकोनॉमिकल, ओके, अगर कोई पूछे सवाल पूछता है कि फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो क्या नाम देंगे बताइए? फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया किसको बोलेंगे? कैन एनीवन टेल मी कि भारत में नियोजन के जनक किसको माना जाता है? चलिए, ये तो ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिकल प्लानिंग तो हो गया एम विश्वेश्वरैया, बट फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया किसको बोला जाएगा? राहुल जी ने गलत प्रोनाउंस किया, मतलब प्रोनाउंस तो कोई कर ही नहीं रहा यहाँ पे, प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं आप? नहीं, बोस को नहीं, ना विश्वेश्वरैया को, नेहरू को बोला जाएगा, ठीक है। भारत में प्लानिंग के जनक हम बेसिकली नेहरू को मानते हैं, ठीक है, नेहरू जी को माना जाता है। पॉल एप्लीबाई कहां से आ गए? नम्रता, अरे पवेट पवेट था नम्रता वो, ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिशन पॉल एप्लीबाई, ये तो अलग ही नाम ढूंढ के ले आई नम्रता यहाँ पे, ठीक है। नेहरू जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी जो है, बिकॉज उन्होंने ही वॉज द फाउंडर बिहाइंड द प्लानिंग कमीशन इंडिया। भारत में जो प्लानिंग सिस्टम है वो जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट होता है, तो इसलिए नेहरू का नाम आएगा वहां पे। बट अगर इकोनॉमिकल प्लानिंग की बात करें तो फिर एम विश्वेश्वरैया का नाम आएगा। तो ओके, सो यू नीड टू बी क्लियर कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिकल प्लानिंग एम विश्वेश्वरैया, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया नेहरू, ठीक है। ये दो बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ओके, भारत में नियोजन के जनक नेहरू, और भारत में आर्थिक नियोजन के जनक, ठीक है, दोनों चीजें अलग हैं। एक है आर्थिक नियोजन, एक है सिर्फ नियोजन। तो नियोजन के जनक नेहरू, और आर्थिक नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बेसिकली कांग्रेस पार्टी इन 1938। ओके, सेट अप बाय सुभाष चंद्र बोस एंड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू ओनली। ओके, सो 1938 में नेहरू जी की चेयरमैनशिप में, उनकी उनकी अध्यक्षता में
सुभाष चंद्र बोस ने एक कमेटी फॉर्म की, बिकॉज एट दैट टाइम सुभाष चंद्र बोस वाज लीडिंग द कांग्रेस पार्टी। 1938 का अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बाद में गांधी जी के लाइक इंटरफेरेंस के चलते उनको हटा दिया गया था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सुभाष चंद्र बोस ने ही नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना करवाई और नेहरू जी को उसका चेयरमैन बनवाया था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्लान आता है बॉम्बे प्लान 1944 में, वेयर सम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, कुछ महत्वपूर्ण जो उद्योगपति थे, भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, दे हैव गिवन अ सजेशन फॉर द डेवलपमेंट परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया, कि भारत का अगर विकास करना है तो हमको कैसे चलना पड़ेगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, हमको उन सभी चीजों के उद्योग लगाने हैं। ओके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है आईएसआई का, कि हमको उन सभी चीजों के इंडस्ट्री लगानी है, उन सभी क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगानी है जिन क्षेत्र में हम सामान बाहर से मंगवा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर लोहा बाहर से मंगवा रहे हैं तो अपने देश में लोहे का कारखाना लगाइए, अगर हम सीमेंट बाहर से मंगवा रहे हैं तो अपने देश में सीमेंट का कारखाना लगाइए। तो इट मींस कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द इंपोर्ट, बिकॉज अगर हम बाहर से सामान मंगवाते रहेंगे तो हमारे उद्योगों का विकास नहीं होगा। सो दीज फ्यू लीडर्स, ओके, ये जो कुछ महत्वपूर्ण नेता है बेसिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, दे आर इंडस्ट्रियल लीडर्स। ओके, जिसमें टाटा बिरला, अरदेश दलाल, कस्तूरी लाल भाई, लाला श्रीराम, ओके, देन उसके बाद आपका पुरुषोत्तम ठाकुर दास, ओके, जॉन मथाई, दे ऑल आर, दे सजेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इन फ्यूचर वी हैव टू गो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके फाइन, इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। फाइन, चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, वंडरफुल, ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, सो टाइटल है अ ब्रीफ मेमोरेंडा आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। अ ब्रीफ मेमोरेंडा आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये उस रिपोर्ट का नाम था जो कि रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी। अब कहां से स्टक हो गया, अब तो सही चल रहा है, ठीक है, अब कोई स्टक नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, गांधीयन प्लान श्री नारायण अग्रवाल ने दिया, पीपल्स प्लान 1945 एम एन रॉय ने, एंड सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण ने। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसी सीक्वेंस में याद रखिए, बिकॉज दे कैन इवन आस्क यू क्वेश्चन टू अरेंज दिस फॉलोइंग थिंग इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। ओके, इन चीजों को कालक्रम में जमाने का सवाल वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके फाइन, सॉरी गाइस। क्या हुआ भाई? चलिए भाई, इनको जरा ब्लॉक कर दिया जाए, कोई यहाँ पे कुछ बकवास करने वाले लोग आ गए ठीक है। चलिए फाइन, ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपके सामने। सो नाउ वी हैव सीन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, भारत में जो नियोजन का इतिहास है उसके बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी जान ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सो 5 ईयर प्लान एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, तो पांच 5 ईयर प्लान कुछ इंपॉर्टेंट है और उसके संबंधित जो उसके फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं, फटाफट आपको मैच करना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, वेरी गुड, ओके फाइन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। कम ऑन एवरीवन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। ओके, चलिए, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को हमसे डिस्टर्ब होना नहीं, हम मेरी मेरी क्लास चली ना, मैं डिस्टर्ब नहीं रहा तो आप लोग क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? इग्नोर कीजिए, ठीक है, मैं ब्लॉक कर दूंगा जो भी ऐसा आएगा। कल रात में तो मेरे साथ और ही कुछ बहुत खतरनाक हुआ है क्या बताया जाए, अब ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ छात्र आ गए हैं ग्रुप में, उनको कल रात में मैंने ग्रुप से निकाला, फिर उसको यूट्यूब पे भी देख रहा है, यूट्यूब पे मुझे दिख जाए किसी दिन तो मैं उसको जरा गायब करता हूँ यूट्यूब से भी चलिए, कम ऑन एवरीवन, कीप आंसरिंग।
चलिए वंडरफुल, वेरी गुड। सो यस, द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा क्या पर्सपेक्टिव देता है, यहाँ पे किस पर्सपेक्टिव से हम चले थे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप बोल सकते हैं आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। यस, ओके, सेकंड 5 ईयर प्लान में आपका आ जाएगा क्लोज्ड इकोनॉमिकल मॉडल। ओके फाइन, स्पेशली हमने क्या किस पे फोकस किया, एक क्लोज्ड इकोनॉमिकल मॉडल रखा जाए। ओके फाइन, देन थर्ड 5 ईयर प्लान, ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान में बेसिकली क्या आ गया आपका, ग्रीन सॉरी नहीं, थर्ड 5 ईयर प्लान में सॉरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइज, सॉरी हाँ डिसेंट्रलाइजेशन होता है, नहीं सॉरी एक मिनट, यस ऑब्वियसली हाँ, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन, फोर्थ 5 ईयर प्लान द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, दिस इज द करेक्ट मैच, आंसर वुड बी ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए चलिए वंडरफुल। ओके, सो आंसर वुड बी ए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे रहे थे, यहाँ पे क्या दिक्कत थी, यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने वैसा ही आंसर दिया, ठीक है चलिए वंडरफुल। ओके, सो आंसर वुड बी ए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। ओके, and the idea of UGC, a higher education commission was established, and as well as 5 IITs were established. Then second 5 year plan, closed economical model, that is the idea of import substitution led growth. Okay, import substitution industrialization was started by India, heavy industries were developed. Okay, so this is the correct answer. Okay, now we are going to discuss about the most important 5 year plans in India and some important related information regarding them. Okay, तो जितने भी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं भारत की वो और उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अब इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक से, और एक एक करके वी विल टुगेदर डिस्कस एंड रिवाइज ऑल दीज इंफॉर्मेशन। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बात तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल। ओके, चलिए फटाफट रिवीजन करना है, ठीक है, बिकॉज ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए बस मैं रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आया हूँ। जब किसी को लिखना है तो लिखते जाइए, ठीक है। हाँ हाँ, हरित क्रांति 4th ईयर प्लान में होगा, बिल्कुल सही बात है। जोगेश्वरी बिकॉज लाइक इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 4th 5 प्लान में, इसीलिए आपका बिकॉज वहां पे जो ऑप्शन है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अभी जोगेश्वरी, इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन करवा देना, मैं पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, मैं समझा भी रहा हूँ चीजों को सारे को साथ में। चलिए, सो फर्स्ट 5 प्लान हेरोल्ड डोमर मॉडल, देन उसके बाद इसमें इसी के वक्त में कम्युनिटी डेवलपमेंट सॉरी प्रोजेक्ट भी हुआ, प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए, एग्रीकल्चर हायर प्रायोरिटी। ओके, इस वक्त में कृषि को प्रधानता दी गई, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज द गोल। सबसे पहले कृषि विकास इसका मुख्य पहला उद्देश्य था फर्स्ट 5 प्लान का, ठीक है, यस दैट वाज द आइडिया। देन सेकंड 5 ईयर प्लान। ओके, सेकंड 5 ईयर प्लान कब आता है आपका, 1956 में, और सेकंड 5 ईयर प्लान में जो हम बोलते हैं, बस ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। महालनोबिस प्लान। ओके, महालनोबिस मॉडल ही बोला जाता है इसी को, जो कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो कि एक स्टैटिशियन थे, उनके आइडियाज की बेस पर एक नया प्लान बनाया गया। अगेन द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड। ओके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, मतलब हमको इस प्रकार से उद्योग लगाना जिससे हमको आयात ना करना पड़े बाहर से, ठीक है, इसको हम बेसिकली महालनोबिस मॉडल बोलते हैं। इसके बाद थर्ड 5 प्लान आता है, या फिर इसको हम नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बट अगेन ये तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में दिख भी जाएगा, तो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ थर्ड 5 प्लान, ओके, व्हिच वाज द, सो फर्स्ट 2 5 प्लान दे वर सक्सेस। ओके, पहले दोनों जो पंचवर्षीय योजना थे दे वर सक्सेसफुल, ये दोनों ही प्लान जो है सक्सेसफुल थे। उसके बाद जो थर्ड 5 प्लान आता है दैट वाज बेसिकली अ फेलियर। ओके, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो फेल कर गई थी, उसके पीछे मल्टीपल कारण थे, वो फेल क्यों कर गई थी, बिकॉज उस समय इस टाइम को अगर आप देखें तो 62 में एक युद्ध हुआ था, चाइना वॉर। ओके, चाइना के साथ वॉर हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, ठीक है। इस वक्त में हमने वॉर देखा एज वेल एज फेमाइन वगैरह आ चुके थे, ठीक है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी अच्छा नहीं था, फेमाइन थे। सो पाकिस्तान के साथ भी हमने वॉर देखा, तो ऑल द प्रॉब्लम्स आर देयर, सो मल्टीपल, बिकॉज ड्यू टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स दिस प्लान बेसिकली फेल्ड। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्लान है थर्ड 5 प्लान जो है वो बेसिकली फेल कर गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ टू वॉर एंड एज वेल एज हैवी बेसिकली लेट्स से हैवी ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ द फंड। हमको बेसिकली बहुत सारा फंड जो है, फेमाइन भी आया था, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बेसिकली आपका सूखा पड़ गया और अकाल आया, और उसके साथ साथ हमारा जो फंड है जो डेवलपमेंट पे यूज होना था वो डेवलपमेंट की जगह कहां चला गया,
वो डिफेंस में जाना पड़ा, ठीक है। यस एग्जैक्टली, ठीक है, हैवी ड्रॉप इन द, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए सबको क्लियर है बात है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद प्लान हॉलिडे, ओके। तो जब थर्ड फाइव प्लान फेल हो गया, ओके, व्हेन द थर्ड फाइव प्लान वाज फेल्ड, नाउ द इंडियन, सो दिस प्लान हॉलिडे वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ political crisis was there, political crisis as well as the stability, okay, the government stability, okay, political crisis was going on as well as the economical plan failed previously, and that's why government has launched a 3 annual plans, okay। इस वक्त में क्या हुआ, 3 annual plans लाए गए, 3 annual plans were introduced, okay। तो प्लान हॉलिडे में क्या किया गया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। इस वक्त में क्या किया गया, हाँ जी, हाँ, सेना में ज्यादा खर्चा लगा, बिल्कुल सही बात है। और प्लान हॉलिडे में क्या किया गया, 3 एनुअल प्लान, 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई लगातार, हर वर्ष अलग अलग योजना, बिकॉज उस समय पॉलिटिकल क्राइसिस, ओके, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इंडिया वाज स्ट्रगलिंग विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, ओके, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो चुका था, आपके शास्त्री जी का भी देहांत हो चुका था, फाइन। और उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद कांग्रेस में होड़ लगे कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सत्ता हासिल करेगा, ओके। तो इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ से सिंडिकेट ग्रुप, जो कि आप लोग अच्छे जानते हैं। तो वो जो झगड़ा हुआ उस वक्त में, कोई 5 ईयर प्लान, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, ना देश की स्थिरता थी, ना ही आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी। तो उन्होंने बोला कि 5 साल का बाद में सोचेंगे, पहले एक एक साल का तो निकाल ले, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना ले, यहाँ पे 3 साल तक एनुअल प्लान आते रहे, हर वर्ष एक नया प्लान आता रहा। उसके बाद फाइनली इन 1966, ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग दिस व्हाट वी कैन से, स्पेशली दिस प्लान हॉलिडे ओनली, ओके, इस प्लान हॉलिडे के टाइम पे ही शॉर्ट लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस एंड इट वाज फर्दर कंटिन्यूड इन द फोर्थ फायर प्लान, ओके। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो मैंने आंसर दिया था, जोगेश्वरी आप सवाल पूछ रहे थे कि ये प्लान हॉलिडे बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन फोर्थ में कैसे आया, तो उसके पीछे कारण ये है कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की योजना है, बिकॉज ऑप्शन में अगर आपने ऑप्शन ध्यान से देखे तो यहाँ पे प्लान हॉलिडे तो लिखा नहीं है। अगर ऑप्शन में प्लान हॉलिडे होता तो फिर आप मैच करते ग्रीन रिवॉल्यूशन को इससे, ठीक है, सीधी बात है। अगर प्लान हॉलिडे लिखा होता तो फिर आप मैच करते ग्रीन रिवॉल्यूशन से, बट प्लान हॉलिडे लिखा नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए हमको फोर्थ में, बिकॉज वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की पॉलिसी दे रिमेन कंटिन्यूड, ओके। तो ऐसा नहीं खत्म कर दी सरकार ने, ओके। सो द पॉलिसीज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इवन कंटिन्यूड इन द फोर्थ फाइव ईयर प्लान, ओके। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हरित क्रांति की जो व्यवस्थाएं हैं वो कंटिन्यू की गई, उसकी नीतियां जो है लगातार चलती रही, उसको और एग्रेसिवली फॉलो किया गया, ठीक है। तो जो पॉलिसीज वहां पे छोटे लेवल पे आई थी उसको एक लंबे पर्सपेक्टिव से कंटिन्यू किया गया, और उसमें गैडगिल स्ट्रेटजी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नाम था इस प्लान को हम बोलते हैं गैड गिल स्ट्रेटजी, जिसको भी नहीं पता याद कर लीजिए, ठीक है। गैडगिल स्ट्रेटजी नाम क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है गैडगिल स्ट्रेटजी, बेस्ड ऑन गैडगिल स्ट्रेटजी दैट डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट फॉर द स्टेट प्लान विद स्पेशल फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ओके। सो इसी वक्त में हमने सेकंड वॉर भी लड़ा, सॉरी आपका जो इंडो पाक वॉर भी हुआ है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइन। यस एग्जैक्टली सुचित्रा, वंडरफुल। एम.एन. स्वामीनाथन ने तो बहुत सिंपल है, वेरी गुड तपस, चलिए ये आप बता ही दिया, सॉरी, हाँ, चलिए वंडरफुल, ओके, वेरी गुड, ओके फाइन। चलिए आलम ने आंसर बता दिया, वेरी गुड, नाइस। हरित क्रांति, यस बिल्कुल सही बात है, फाइन। हरित क्रांति वहां शुरू होती है, बाकी चौथी पंचवर्षीय योजना में कंटिन्यू रहती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं और आगे प्लान देखते हैं। इसके बाद फिफ्थ फाइव प्लान आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ओके। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपका बेसिकली जो गवर्नमेंट ने क्या पर्सपेक्टिव रखा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डी धर जो है, ठीक है, इसमें एक नाम याद रख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डी धर जो है इस पॉलिसी के मतलब फाउंडर थे यहाँ पे, बेसिकली जो आपकी पॉलिसी जो प्लान आया था, और स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट the dimension of this plan was basically because during this time period we have seen the phase of emergency in India. भारत में 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है, and during this time period only we have seen the 20 point program that was given by इंदिरा गांधी। और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कि अगर आप याद रखिए, एक बड़ा अच्छा सवाल आता है एग्जाम में, ओके। क्या होता है कि सवाल आते हैं कारगिल नहीं, कारगिल कहां से आ गया प्रिया जी यहाँ पे, ठीक है, इस समय कारगिल नहीं आता है, ठीक है, फाइन। सो क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के नाम लिख दिए जाएंगे, ठीक है, दे विल गिव यू द नेम ऑफ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर एंड सम इंपॉर्टेंट पॉलिसीज दैट वर रिलेटेड टू द प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ओके। तो ये सवाल आता है कि पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए आपके प्राइम मिनिस्टर के नाम दे देंगे और प्लानिंग कमीशन ने जो योजना लाई उसके नाम, और बोलेंगे मैच कर दीजिए, जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी के वक्त से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जैसे आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो जैसे
एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन में डाल दिया इंदिरा गांधी का नाम, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का नाम, या फिर आपके मोदी जी का नाम, या फिर अलग अलग लीडर्स के नाम, पीवी नरसिम्हा राव का नाम, राजीव गांधी का नाम, एंड देयर स्पेसिफिक पॉलिसी दैट ब्रॉट ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड एज अ प्राइम मिनिस्टर, ओके, बिकॉज who is the chairman of planning commission, okay, who used to be the chairman, obviously prime minister is the chairman, okay, तो इसी हिसाब से आपको प्राइम मिनिस्टर और कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे कौन से प्लान आया ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, फाइन। सो डी धर की योजनाओं के तहत ये बेसिकली प्लान आया था, एंड अगेन गरीबी हटाओ, ओके, गरीबी हटाओ द मेन नारा है, सो दैट विल बी ना, बाकी इमरजेंसी आप सभी को पता है कि इमरजेंसी इस समय लगी थी। देन अगेन आफ्टर द इमरजेंसी, ओके, फिर से एक बवाल होता है कि इमरजेंसी के बाद जो नई सरकार आती है दैट इज मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जनता पार्टी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट आई और उन्होंने बोला कि ये हम 5-5 साल का नहीं चलाने वाले, ओके, दैट गवर्नमेंट सिंपली सेड कि नाउ we are not going because that 5-year plan was at what we can say that it was basically a legacy of Nehru and Gandhi empire। सीधी बात है, ये जो पंचवर्षीय योजना थी वो नेहरू और गांधी एम्पायर को दिखा रही थी, उनके साम्राज्य को दिखा रही थी, तो इसलिए मोरारजी देसाई ने कहा कि हमको इनका सब कुछ खत्म कर देना है। जैसे कि बाद में जब मोदी जी आए तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म क्यों किया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी था, ठीक है, कि एक, और ये गलत बात है, सच में कुछ गलत वो नहीं है, कि सीधी बात है बहुत लंबे वक्त से एक साम्राज्यवाद सा कांग्रेस का चल रहा था, ठीक है, भले लोकतंत्र था देश में, चुनाव होते थे, कांग्रेस पार्टी जीतती थी, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जगह नहीं, और मोरारजी देसाई ने महसूस किया और इसलिए वो उस खुद भी पहले कांग्रेस पार्टी के हिस्सा थे, वहां निकल के जब आए तो उन्होंने बोला कि हम जो कांग्रेस की बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं उनको हमको खत्म करना पड़ेगा, तभी ये भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, नॉन कांग्रेसिज्म का जो आइडिया था। सो मोरारजी देसाई ने क्या किया कि प्लानिंग सिस्टम में बोला कि ठीक है अब ये हम 5-year प्लान की जगह क्या करेंगे, ही मेड अ डिफरेंस कि नाउ वी विल इंट्रोड्यूस रोलिंग प्लान इन विच ऑन अ ईयरली बेसिस we will keep checking up the we will keep evaluating our progress and accordingly we will setting new targets। तो हर साल हम क्या करेंगे, अपने टारगेट सेट करेंगे और उसको इवेल्युएट करेंगे एक साल के अंदर, फिर उसके बाद सबसे नेक्स्ट टारगेट सेट करेंगे। सो देयर विल बी अ रोलिंग सिस्टम, ओके, सो इट वोंट बी अ 5-year स्ट्रेटजी, 5 साल का लंबा प्लान नहीं, हर साल के वार्षिक प्लान बना बना के उसको रेगुलरली इवेल्युएट करना और उसमें अकॉर्डिंगली जो टारगेट्स है न्यू टारगेट्स को अपडेट करना, फाइन। सो दैट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ मोरारजी देसाई रोलिंग प्लान, ओके, तो मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान लेके आते हैं। अब जब मोरारजी देसाई रूलिंग प्लान लेके आ गए तो इसके बाद अब मोरारजी देसाई की सरकार जो है 2 साल में गिर गई। आप सभी को पता है कि दैट जनता पार्टी गवर्नमेंट, ओके, देयर वाज अ न्यू फेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दैट फॉल डाउन विद इन 2 years, ओके, 2 साल के अंदर जनता पार्टी का हो गया काम तमाम, और फिर वापस इंदिरा गांधी पावर में आती है और इंदिरा गांधी आते ही बोलती है कि चलो अब वापस स्टार्ट करते हैं अपना खेला 5 साल वाला। सो अगेन 6th 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड, ओके, सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन द प्लानिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फिर आती है छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 to 1985, okay, and this was the incident where the phase of economic liberalization was started, okay, economic liberal perspective was introduced in the Indian economy for the first time in the, so that it shows the end of Nehruvian era, Nehruvian socialism जो है, नेहरूवादी समाजवाद जो चल रहा था इस देश में वो उसका खात्मा हुआ, ओके, एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म, ठीक है। सो जो छठवां पंचवर्षीय योजना है वहां दिखाया जाता है क्या कि जो नेहरूवादी समाजवाद है वो उसकी समाप्ति यहां पे आती है, बिकॉज अब यहां से इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। सो पहली बार, ओके, सो गवर्नमेंट स्टार्टेड डूइंग द इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन स्पेशली, एंड लाइक उसी के चलते बाद में आपने देखा भी कि भाई आपका लाइक सॉरी 7th 5-year प्लान में, ओके, हाँ, फाइन। सो यहां से फिर आपको प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सो लाइक जो पर्सपेक्टिव है अगेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज्ड, ओके, सो एंड ऑफ नेहरू एंड एरा भी होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, और उसके बाद फिर हमको अगेन एक प्रॉब्लम आती है, एनुअल प्लान्स लाए गए जहां पे, सो अगेन वी हैव सीन अ प्रॉब्लम इन द ड्यूरिंग द एनुअल प्लान्स, ओके, तो एनुअल प्लान्स में हमने क्या देखा कि दिस टाइम पीरियड इंडियन इकोनॉमिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी एज वेल एज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाज देयर, ओके, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता थी, बहुत लगातार सरकार ना स्थिर थी ना ही आर्थिक व्यवस्था स्थिर थी, इसलिए फिर से 2 साल जो है एनुअल प्लान लाएगा, एंड देन अगेन इन द 8th 5-year प्लान फाइनली वी हैव गॉट द LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ओके, सो दिस इज अनदर वन इंपॉर्टेंट वन। सो LPG पॉलिसी आती है, आप सभी को पता है, अंडर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के तहत ये आपका एलपीजी पॉलिसी आती है, और उसके बाद आप सभी को पता है कि फाइनली इन द 12th 5-year प्लान, ओके, व्हिच वाज फ्रॉम 2012 to 2017, it was basically been ended by Prime Minister Modi or let's say the Modi government in 2015, okay, 2015 में
भारत में प्लानिंग व्यवस्था का जो है इतिहास अंत हो गया, द एंड ऑफ द हिस्ट्री, द एंड ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ओके, प्लानिंग एरा जो है यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। एग्जैक्टली फाइन। सो दिस इज द important details that you need to know about the, let's say, the history of planning in India। ये जो कि एग्जाम में कभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो डेफिनेटली अपना डाउट पुट अप कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड देन ऑब्वियसली द नेक्स्ट पार्ट दैट विल बी लाइक न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी इन इंडिया। ओके, इसके आगे हम चलेंगे न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी एज वेल एज व्हाट वी कैन से लाइक इकोनॉमिकल क्राइसिस। ओके, तो इससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी गाइस, सो एनी कंफ्यूजन? पर्सपेक्टिव प्लान हैज बीन नीति आयोग से, हाँ बिल्कुल, हाँ नीति आयोग का पर्सपेक्टिव प्लान है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। फिफ्थ, ओके, ट्वेल्थ लास्ट था, यस एक्चुअली चांदनी ट्वेल्थ प्लान लास्ट था। एलपीजी एनुअल प्लान से, हाँ बोल सकते हैं, यस एग्जैक्टली मेगा, यस एनुअल प्लान से स्टार्ट हो गई थी, बट हाँ एज अ प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस एज अ थीम इट वाज अडॉप्टेड इन द एट फायर प्लान। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओके, चलिए वेरी गुड, ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू नाउ। तो आगे बढ़ते हैं एंड सॉरी, हाँ यस, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट economical crisis that were seen by India during that period of time, during 1990s। Okay, so in 1991 India was going through some economical crisis। Okay, there was balance of payment crisis। Okay, it means कि we were not able to, so there was a import and export। Okay, there was a difference between import and export। आयात और निर्यात में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया था, बीच में गैप आ गया था, दैट वाज अ इशू। देन फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीशन, इट मींस कि जो हमारा विदेश का खजाना था, विदेशी करेंसी का खजाना था, वो कम हो चुका था। हाई इन्फ्लेशन, मतलब जो इसेंशियल चीजें थी, इसेंशियल जो कमोडिटीज थी, ठीक है, आटा दाल के भाव बढ़ चुके थे। एंड फिजिकल डेफिसिट, ओके, मतलब सरकार ने खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया था। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए इतना ही बहुत है, एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम, मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आ रहा था और गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा कर दिया था। फाइन, सो दैट इज व्हाट, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड उसी के, व्हाई इट इज कॉल्ड हेरोड डोमन मॉडल, बिकॉज हेरोड डोमन में दिया था, और क्या वो प्लान जो है ज्ञानवानी जी हेरोड डॉमर ने बनाया था, इसलिए उसको हेरोड डोमन मॉडल बोलते हैं, ठीक है। फाइन, इकोनॉमिस्ट थे एक हेरोड डोमन और उन्होंने बनाया था, ठीक है। यस एग्जैक्टली फाइन, डेफिनेटली। ओके, नहीं ब्रेक अभी होगा, थोड़ी देर में होगा, 5 मिनट बाद, ठीक है। अभी पहले टॉपिक को खत्म करने के बाद ब्रेक करेंगे, अभी नहीं, अभी ब्रेक में थोड़ा सा टाइम है। चलिए, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आफ्टर 1991 इन इंडिया। भारत में 1991 के बाद कौन से मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं? तो जरा इसको पढ़िए, उसके बाद फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देते जाइए, कम ऑन गाइस, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन प्रोवाइड द आंसर। जल्दीबाजी में आंसर मत दीजिए कोई भी।
चलिए वेरी गुड। ओके, सो आंसर क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, यस ऑब्वियसली 1991 के बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हमने ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म किए। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, नो, फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट इट वाज फ्लोटेड। ओके, फिक्स की जगह हमने क्या किया, फ्लोटेड एक्सचेंज रेट। ओके, मतलब फॉरेन रिजर्व को हमने फ्लोटेड कर दिया कि इट विल डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ इंडियन रुपी विल डिपेंड अपॉन द मार्केट सप्लाई। ओके, डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, ये गलत है। बाकी टैक्स प्रोड्यूसर हैज बीन सिंप्लीफाइड, कर प्रक्रिया को सरल किया गया, बिल्कुल सही बात है। मनमोहन सिंह जी के रिफॉर्म थे। एंड रुपी वाज डिवैल्यूड, यस, भारतीय करेंसी को डिवैल्यूड किया गया जिससे, सो दैट इट विल बी व्हाट वी कैन से ल्यूक्रेटिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। तो कभी भी अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट इसलिए करते देश जिससे बाहर के लोग उसमें इन्वेस्ट करें। जब आप अपने आपको डिवैल्यूएट करेंगे तो मतलब दूसरी करेंसी में ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, तो इसलिए जो आपके बाहर के इन्वेस्टर है वो आपके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इट विल बी गुड फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डेफिनेटली यू गाइस आर राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। यस, फ्लोटिंग, हाँ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ चलता है। बेसिकली जैसे आप देखते हैं ना कि डेली सरकार का भी बोलते हैं कि सरकार ने न्यूज में आता है कि अभी रुपए का दाम बढ़ गया, डॉलर का गिर गया, रुपए डॉलर का बढ़ गया, रुपए का गिर गया। सो इट कीप चेंजिंग। ओके, प्रीवियसली इट वाज फिक्स्ड बाय आरबीआई। 1991 से पहले आरबीआई फिक्स करती थी कितना, कितने पे आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, भारतीय करेंसी कितना देना पड़ेगा, कितना डॉलर क्या रेट है, वो आरबीआई डिसाइड करती थी। बट उसके बाद उसने चेंज कर दिया। अब 1991 के बाद से आरबीआई नहीं, अब ये फ्लोटिंग है, मार्केट के हिसाब चलता है। ठीक है, लेट हो गया, अरे बहुत ज्यादा लेट हो गया, साढ़े डेढ़ घंटे लेट आए हैं आप, बताइए क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, आ गए, बहुत बड़ी बात है। चलिए, कृपा की आपने। चलिए, 1991 इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज वेल एज स्टेबलाइजिंग मेजर्स। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं एंड स्टेबलाइजिंग मेजर्स। ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? ओके, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, liberalization as well as globalization. Okay, so the structure of Indian economy was reformed. Okay, so structural reforms क्या है? They are some long-term reform for changing the Indian economical structure. Okay, as well as so liberalization, privatization, globalization. It means कि deregulating the government control, deregulation of government control in the Indian economy. Okay, मतलब भारत की सरकार ने जो सिकंजा बना रखा था भारत की इंडस्ट्रीज वगैरह पे, उसको डीरेगुलेट किया गया, तो डीरेगुलेशन किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, बैंक सिस्टम को, ओके, प्राइवेट बैंक को अनुमति दी गई। जैसे टैक्स रिफॉर्म, टैक्स को रिड्यूस किया गया। ओके, टैक्स की वैल्यूज लोअर की गई और स्लैब्स को भी लोअर किया गया, जिससे बिकॉज टैक्स ज्यादा होता है तो सीधी बात है इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा कुछ नहीं होता, तो वो इंडस्ट्री क्यों लगाएगा। फाइन, सीधी बात है, मैं भी अगर मैंने 100 रुपए कमाया, उसमें 40 रुपए सरकार ने टैक्स ले लिया, तो फिर मैं क्यों ही कमाऊंगा, मैं बोलूंगा भाड़ में जान दो यार, मैं मेरे लिए बच क्या रहा है। ठीक है, सो फॉरेक्स रिफॉर्म किए गए, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म किए गए। ठीक है, सो दीज आर द फेमस इंपॉर्टेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज। प्राइवेटाइजेशन मेजरली गवर्नमेंट स्टार्टेड selling their companies. Okay, so previously government has created multiple companies. Okay, सरकार ने बहुत सारी कंपनीज बना ली थी, उनको सरकार धीरे धीरे उनके शेयर जो है सरकार बाजार में बेचने लगी कि ठीक है, आप कोई और प्राइवेट सेक्टर है या फिर पब्लिक उसको खरीद सकते हैं, पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ वगैरह लॉन्च करके, तो प्राइवेटाइजेशन करने लगे। मतलब जो सरकारी कंपनी है, दे वर बेसिकली बीन प्राइवेटाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा है आपका एयर इंडिया जो है उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, टाटा ग्रुप ने उसको टेक ओवर कर लिया है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेसिकली जिसमें कि बाहर से, ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, ओके, टू इंक्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैरियर जो है उनको खत्म कर दिया है, मतलब जो इंपोर्ट पे टैक्सेस है उसको रिड्यूस किया जाए, एक्सपोर्ट पे जो लग रहा है टैक्सेस उसको रिड्यूस किया जाए। तो दिस काइंड ऑफ द आइडियाज आर देयर। ओके, इसमें हिंदी का कुछ पर्सपेक्टिव नहीं है, के जी लेनोवो जी, इसमें हिंदी का क्या ना कुछ नहीं है, आप मैं हिंदी में बता देता हूं। संरचनात्मक रिफॉर्म बोलेंगे इसको, ठीक है, और दूसरी तरफ बोलेंगे या फिर आपका स्थिरता रिफॉर्म्स। ओके फाइन, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए, तो जो उस समय की समस्या थी, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम हो गया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंडियन, इसलिए आप बोल सकते हैं कि स्पेशली जो मार्केट में मुद्रा स्फूर्ति आ चुकी थी, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ चुका था, तो उसको रोकने के लिए तो स्टेबलाइजिंग मेजर, वो शॉर्ट टर्म मेजर थे। ठीक है, जो स्टेबलाइजिंग मेजर थे वो कैसे थे, शॉर्ट टर्म मेजर थे। फाइन, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो लॉन्ग टर्म मेजर थे। इसमें निजीकरण किया गया, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ओके, सो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, और ये क्या थे, दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, और ये क्या थे, लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। ठीक है, फाइन, इतनी सी बात है। गॉट इट। चलिए, हाँ जी, लाइसेंस राजू खत्म कर दिया गया था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। ओके, चलिए, नाउ सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो भारत में जो आपका ग्लोबलाइजेशन है उसके बारे में क्या क्या, कैसे कैसे आपको पढ़ना है टॉपिक को। वैसे देखिए, यहाँ से कुछ कुछ 4-5 पॉइंट्स ही हैं कि क्या क्या किया गया था, स्पेशली एलपीजी के टाइम पे क्या क्या हुआ है, वो मेजरली इसी सेक्टर्स में आता है।
मार्केट को बेसिकली जो इंडस्ट्रीज है उनको डीरेगुलेट कर देना। पहले मेजरली गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करता था, फाइनेंस सेक्टर को, बैंक्स वगैरह को प्राइवेटाइज करने की प्रोसेस दी। आरबीआई को बोला कि अब आप फैसिलिटेटर रहेंगे, कंट्रोलर नहीं। आरबीआई कैसे पहले क्या काम करता था, वो बैंक्स को रोकता था, अब वो बैंक्स को फैसिलिटेट करता है कि और ज्यादा व्यापार करिए और लोन दीजिए, ठीक है फाइन। चलिए, इसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके, मतलब वैश्वीकरण की प्रक्रिया। अब जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया, और उसमें आपको मेजरली क्या ध्यान देना है। यूजुअली अगर आप यहां से देखें सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, सवाल आते हैं जिसमें भारतीय समाज पर जो बेसिकली सामाजिक प्रभाव पड़े हैं, वैश्वीकरण के जो सामाजिक प्रभाव है, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रभाव जो पड़े, ठीक है, या फिर सांस्कृतिक प्रभाव या फिर राजनीतिक प्रभाव, ओके। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, ओके, दीज आर द एस्पेक्ट दैट वी हैव टू कवर विद इन दिस टॉपिक ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओके। तो वैश्वीकरण की के अंदर आपको कि भारत में वैश्वीकरण का क्या क्या असर पड़ा है, इन सब चीजों में फोकस करना है। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ओके। ग्लोबलाइजेशन से अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं दे आर सिंपली जस्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओके, कथन आधारित स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट सिंपल सिंपल आते हैं, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन कथनों को पढ़ लीजिए, इनमें से कौन से कथन है। यूजुअली वो दोनों कथन सही होते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी क्वेश्चन आए उसमें दोनों क्वेश्चन अक्सर सही होते हैं, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के लाभ और वैश्वीकरण के नुकसान, ये कुछ चीजें आपको जो है फोकस करनी है। वैसे ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ओके। आई वोंट बिलीव कि इस टॉपिक के लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, ओके। इफ यू इवन हैव अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको थोड़ी सी आम समझ भी है भारत में वैश्वीकरण क्या करता है क्या नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है सच, ओके। आई वोंट बी सेइंग इट इज अ बिग टॉपिक, राइट। चलिए, सो जरा हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, आपकी इंक्लूड होती है। सो इम्पैक्ट क्या क्या है, मतलब कहां कहां भारतीय समाज पे किस किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। ध्यान से सुनते आइएगा, समझ में आता जाएगा। सबसे पहले होमोजेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन, मतलब एक प्रकार से क्या हो रहा है, होमोजेनाइजेशन किया जा रहा है एज वेल एज। तो ग्लोबलाइजेशन का असर क्या पड़ा है भारत में कि एक प्रकार की संस्कृति जो है, ठीक है, एक प्रकार की संस्कृति, एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था या फिर एक प्रकार की जो फूड है, ये सब चीजें जो है वो आते जा रही है। मतलब जो बाहर का कल्चर है वो वहां पे इम्पैक्ट करते जा रहा है, ठीक है। समरूपीकरण बोल सकते हैं, ठीक है, इसी एक प्रकार से होमोजेनाइजेशन। देन हाइब्रिडाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इज बिकमिंग लोकल। सो हमने एक इम्पैक्ट ये देखा कि जो ग्लोबल चीजें हैं, जैसे कि हमने देखा ना कि पिज्जा जो आता था, और वो पिज्जा क्या हो गया, अब वो आ रहा है पनीर पिज्जा, या फिर आलू टिक्की, बर्गर की जगह आलू टिक्की बर्गर, ओके। यूजुअली अमेरिका में बर्गर आलू टिक्की बर्गर नहीं खाते, ठीक है। इंडिया में आलू टिक्की बर्गर आया, ठीक है। तो मैकडोनल्ड जो आलू टिक्की बर्गर बना रहा है, फाइन, या फिर जो दुनिया भर का कि इंडी पनीर पिज्जा, तो ये दिस पिज्जा तंदूरी पनीर पिज्जा, फाइन। सो दिस इज समथिंग विच ग्लोबल इज बिकमिंग लोकल, ओके, फॉर कैप्चरिंग द मार्केट, ओके। एंड देन ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट, ओके, मल्टीकल्चरल, इट मींस की नाउ इन द ग्लोबलाइजेशन वी हैव सीन की द डिफरेंट विद इन अ कंट्री, ओके, स्पेशली इन द सिटीज, ओके। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशली इन द सिटीज, गांव में नहीं, शहरों में अगर आप जाए, जैसे दिल्ली हुआ या फिर आपका बेंगलोर हुआ, we are seeing a multicultural perspective, okay, people from the different countries are living there, fine। स्पेशली न्यूयॉर्क में भी आप जाके देखें, या फिर आप बेसिकली जाके देखें कहां पे, लंदन में, सो या फिर पेरिस में। सो नाउ दे आर नॉट जस्ट अ टाउन ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री, दे आर अ ग्लोबल टाउन्स, ओके। सो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेसिकली कि अगर आप देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन का असर क्या पड़ा है कि अब जो बड़े बड़े शहर हैं, जो फेमस शहर है, वहां पे अक्सर अब बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, वहां पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, बहु सांस्कृतिक समाज बन चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है। हाँ जी, इंडिया वाले को भी पास्ते में मसाला चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जूम कर दें, चलिए जूम कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए जूम हो गया, एक करके पॉइंट देखते हैं, जूम करते जाते हैं, ठीक है। चलिए, ग्लोबल विलेजेस वाला हो गया पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरकनेक्टिविटी एंड रन अवे वर्ल्ड, ओके फाइन। सो इसके इंटरकनेक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन से फायदा क्या पड़ा है कि इंटरकनेक्टिविटी बढ़ गई है। मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बढ़ रही है, इट मींस कि वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमेशन इन द इंडियन मार्केट। कमोडिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट एस्पेक्ट है कि कमोडिफिकेशन, हर चीज वस्तु, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली, हम बोल सकते हैं वैश्वीकरण क्या है, एक प्रकार से पूंजीवाद की तो औलाद है, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, पूंजीवाद की औलाद है। तो जब पूंजीवाद में उपभोक्तावाद आता है, हर चीज संपत्ति, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि कमोडिटी फैटिश, तो कि पूंजीवाद में क्या होता है, कमोडिटी फैटिश, हर चीज वस्तु है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि भारतीय समाज में भी हर चीज वस्तु बन चुकी है, हर चीज खरीदी या फिर बेची जा रही है, ठीक है। जो चीजें पहले पानी जो है कहीं भी कोई भी पिला देता था, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल लें अपने इर्द गिर्द देखें, तो पहले आप कहीं भी निकले किसी से पानी मांग ले दे देता था, आज पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, ठीक है। जो पानी
इस देश में परंपरा क्या थी कि अगर आप किसी मतलब अगर आप गांव वगैरह की बात करें तो कहीं से भी आप निकल रहे हैं, पानी कोई भी पिला देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ यू हैव टू परचेज द वाटर, ओके, सो एवरीथिंग इज अ कमोडिटी। पहले हवा पानी ये सब चीजें खरीदने की चीज नहीं होती थी, ये तो नॉर्मल आपका सोशल लाइफ चलती थी इतना, ठीक है। बट आप आज के वक्त में क्या हो चुका है, हर चीज खरीदी जा रही है, ठीक है। चलिए, बस एक मिनट, बस ब्रेक, इसके बाद ब्रेक ही होने वाला, डोंट वरी, ब्रेक होने वाला है। इतनी जल्दी थक गए यार आप लोग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं थका नहीं, आप लोग थक गए। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन साइंटिफिक टेम्पर। सो ग्लोबलाइजेशन का एक फायदा भी है, पॉजिटिव इंपैक्ट, कि लोगों के अंदर तर्क आ रहा है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य आ रहा है, ठीक है, तर्क का विकास और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद मैकडोनलाइजेशन एज वेल एज अमेरिकनाइजेशन, मतलब जो अमेरिकी कल्चर है, ठीक है, जो अमेरिकी कल्चर है वो बहुत ज्यादा हावी हो रहा है भारतीय संस्कृति के ऊपर। दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव इंपैक्ट। सो जो फॉरेन कल्चर है, जो अमेरिकन कल्चर है, वो डोमिनेट करने लगा। इट मीन्स कि इंडियन मार्केट, इंडियन प्रोडक्ट, ओके, हम लोग सब जीन्स टी शर्ट पहनने लगे हैं। भारत का जो बेसिकली जो पहनने कपड़े हैं हमारे, जीन्स टी शर्ट नहीं है, हम लोग धोती कुर्ते वाले लोग हैं, साड़ी वाले लोग हैं, बट आप सब जीन्स टी शर्ट पहन रहे हो, ओके। सो अमेरिकनाइजेशन, ओके। फूड भी जो है, मैकडोनल्ड्स बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, सो that is something. And then disjunction and deconstruction, okay, so social disjunction is also happening because now the generational gap is creating because of the globalization, okay। तो हमसे पीछे जो हमारे अगर माता पिता को देखेंगे आप, okay, so हमारे माता पिता ने इतना सब कुछ नहीं देखा था जो हमने देख लिया, और इसके चलते now there is a disjunction and deconstruction in the society। जो हारमोनी है सोसाइटी की वो टूट रही है। द our old people, हमारे जो पुराने जनरेशन के लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू मैच विद अस एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर सिनेरियो, ओके। तो सोशल जो कोहेशन है, सोशल हार्मनी है, इट इज बेसिकली इन सिचुएशन वेयर वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, ओके। तो सोशल हार्मनी थोड़ी सी खराब हो रही है भारत की, बिकॉज एक because like we are the people from the, like let's say, internet generation, and our like let's say parents are not something which is very comfortable, especially our elders, okay। So वो जो सोशल हार्मनी थी पहले, जो ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम था, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। कंज्यूमरिज्म में ऑब्वियसली जहां जहां उपभोक्तावाद आएगा, जहां जहां पूंजीवाद आएगा, वहां पे आपका उपभोक्तावाद आ ही जाएगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये दीज आर द इंपॉर्टेंट pointers regarding globalization in India, okay। बहुत सिंपल पॉइंटर्स हैं इसमें, समथिंग, इट इज नॉट नथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके, दिस इज समथिंग दैट यू आर एनालाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। ये ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप याद करें, ये आप डेली देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है, इसके लिए मेरे हिसाब से तो कोई किताब पढ़ना, कोई नोट्स पढ़ना आवश्यक नहीं है। बस अपने आंखों को खुला रखिए, ओके। जस्ट ओपन अप योर आईज एंड जस्ट अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। भारत में क्या हो रहा है उसको समझिए, दिमाग में कोशिश कीजिए कि क्या देख रहे हैं हम लोग, और वो जो भी देख रहे हैं, कुछ प्रॉफिट है, कुछ फायदे है, कुछ नुकसान है, और वही एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ रहा था सब्जेक्टिव फॉर्म में, खत्म काम, ठीक है।